गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जर्मी बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत पढ़ेंगे। जैसे कि नीति शास्त्र के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी कार्य का जो मूल्यांकन किया जाता है उसके कुछ ना कुछ मापदंड हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। पिछले क्लास के अंदर हमने देखा था कि सुख को एक मापदंड माना गया, जैसे कि सुखवादी जो सिद्धांत हैं उनका ये मानना है कि व्यक्ति वही कार्य करता है जिससे उसे अधिकतम सुख की प्राप्ति होती है। और हम देखते हैं कि मनुष्य का स्वभाव भी इस प्रकार का है कि वह सुख प्राप्त करना चाहता है और दुखों से या कष्टों से दूर रहना चाहता है। तो ये साइकोलॉजी के ऊपर, मनोविज्ञान के ऊपर आधारित सिद्धांत है जो ये मानता है कि मनुष्य अपने स्वभाव से सुख प्राप्त करता है, और इसीलिए नैतिकता का जब हम इसको रूप देते हैं तो उनका ये मानना है कि इसलिए मनुष्य को वह कार्य करने चाहिए जिससे उन्हें अधिकतम सुख की प्राप्ति होती है। तो एक प्रकार से जर्मी बेंथम का जो सिद्धांत है वो उपयोगितावाद के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम इसको स्थूल सुखवाद या स्थूल उपयोगितावाद के सिद्धांत के रूप में हम इसको जानते हैं। इसको ग्रॉस इसलिए या स्थूल इसलिए कहा जाता है कि ये सुख में क्वालिटी वाइज कोई या गुणात्मक रूप से कोई भेद स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात सभी सुख समान होते हैं। अगर हम उसको क्वालिटी की दृष्टि से या गुणों की दृष्टि से देखें तो उन्होंने क्वालिटी वाइज कोई सुखों में भेद स्वीकार नहीं किया है। उनका प्रमुख स्लोगन या सिद्धांत हम प्रिंसिपल के रूप में देखते हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक है, तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ये इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने संख्या को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, बजाय गुण के या गुणात्मकता के उन्होंने क्वांटिटी को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वीकार किया है। तो सपोज करिए कि किसी एक कार्य से, किसी एक सिद्धांत से एक व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, और उसके बजाय अगर समाज के 10 व्यक्तियों को कोई दूसरे कार्य से सुख की प्राप्ति होती है तो उनका ये मानना है कि हमें वह कार्य नैतिक रूप से शुभ मानना होगा जिससे 10 व्यक्तियों को सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर अधिकांश व्यक्तियों को सुख की प्राप्ति होती है किसी नियम से, किसी कार्य से, तो हमें उस कार्य या नियम को नैतिक रूप से शुभ मान लेंगे जिससे अधिकांश व्यक्तियों को सुख की अनुभूति होती है। तो अब ये बात आती है कि सुख का क्या मेजरमेंट किया जा सकता है, क्योंकि मूल मापदंड क्या रहा है यहाँ पर कि सुख को हम व्यक्तियों के अंतर्गत जितना ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस आधार के ऊपर हम उसको अपने सिद्धांत को शुभ या अशुभ की श्रेणी के अंतर्गत या वांछनीयता का मापदंड हम सुख को उसकी गुणात्मकता के आधार के ऊपर, क्वांटिटी के आधार के ऊपर हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। तो सुख को मेजर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके लिए बेंथम ने एक कैलकुलस दिया जिसका नाम उन्होंने दिया कि हेडोनिस्टिक कैलकुलस। हिडो का मतलब सुख से लिया गया यहाँ पर, तो उन्होंने दिया सुख कलन का सिद्धांत। जैसे आपके पास में जो कैलकुलेटर होता है उस कैलकुलेटर में हम कुछ सिंबल्स या साइंस बने हुए होते हैं, तो हम उसमें कुछ अपने जिसका भी हमें कैलकुलेशन करना होता है हम उसमें दर्ज करते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर हम एक एंटर दबाने के बाद में एक इक्वल्स टू का जो निशान होता है उसके बाद में दबाने के बाद में हमें उसका रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से बेंथम ये कह रहे हैं कि सुख एक अनुभूति है, तो इस अनुभूति का भी कैलकुलेशन किया जा सकता है, इसको हम माप सकते हैं। लेकिन इसके मापदंड क्या है, वो फिजिकल मापदंड नहीं हो सकते। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि हम बाजार गए और हमने 1 किलो सुख प्राप्त कर लिया, या हमने 1 लीटर सुख प्राप्त कर लिया, या 1 किलोमीटर सुख हमने प्राप्त कर लिया, तो ये उसके मापदंड नहीं हो सकते। तो उसके मापदंड क्या होंगे, तो बेंथम ने बताया है कि सुख के मापदंड ये 7 मापदंड उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मेजरमेंट है, जिसके आधार के ऊपर वही उसका निर्धारक है जो डिसाइड करता है कि कौन सा शुभ होगा या नहीं होगा। ये एक उन्होंने सिद्धांत भी दिया था। तो ये 7 उन्होंने मापदंड हमारे सामने प्रस्तुत किए। पहला है इंटेंसिटी, यानी तीव्रता।
कि कितनी तीव्रता के साथ में हमें प्लेजर की अनुभूति हो रही है, कितनी वेग उसके अंतर्गत है। तो उस इंटेंसिटी के आधार के ऊपर, उस तीव्रता के आधार के ऊपर हम अपने सुख को, जिसमें ज़्यादा तीव्रता है उसको ज़्यादा वांछनीय मानेंगे, बजाय उस सुख के कंपैरिजन में जिसमें तीव्रता का अनुभव हमें धीरे धीरे प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद में आता है ड्यूरेशन यानी अवधि, यानी कितने अवधि तक हमें सुखद क्षण हमें प्राप्त होते हैं। कोई एक कार्य करने से आपको कितने समय तक के लिए सुखद अनुभूति होती है। जिस सुख से हमें अधिक समय के तक के लिए हमें सुखद अनुभूति प्राप्त होती है तो उसको हम अधिक वांछनीय मानेंगे। जैसे सपोज करें कि हम कोई एक भोजन करते हैं, आपने कोई एक गुलाब जामुन खाया और उस गुलाब जामुन को खाने के बाद में आपको उस क्षण तक सुख की अनुभूति हुई, लेकिन एक कोई खेल आप खेलते हैं तो उससे आपको और अधिक समय तक के लिए सुख की अनुभूति होगी। तो इस प्रकार से हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जिस सुख से हमें ज़्यादा समय तक के लिए सुखद अनुभूति प्राप्त होगी तो उसको हम ज़्यादा श्रेयस्कर मान सकते हैं। उसके बाद में आता है सर्टेनिटी यानी निश्चितता, कि सुख प्राप्त करने में निश्चितता है या नहीं है, कि हमें डेफिनेटली अगर कोई कार्य करेंगे तो हमें उससे सुख की अनुभूति होगी ही होगी। अगर ऐसा है किसी सुख के अंतर्गत तो हम उस कार्य को या उस सुखद अवस्था को अधिक वांछनीय मानेंगे। फोर्थ आता है प्रोपिनक्विटी या निकटता, यानी समय के अंतर्गत कितने इंटरवल के बाद में हमें फिर से वही सुखद अनुभूति प्राप्त हो रही है। ठीक है। यदि हमें जल्दी जल्दी सुखद अनुभूतियां प्राप्त हो रही हैं तो हम ये कहेंगे कि वो सुख ज़्यादा शुभ माना जा सकता है या वो कार्य ज़्यादा शुभ या श्रेयस्कर माना जा सकता है। उसके बाद में आता है फ्रूटफुलनेस। फ्रूटफुलनेस का मतलब यह है कि हमें सुखद अनुभूति जो प्राप्त हो रही है वो सुखद अनुभूति कितनी सेटिस्फाई हमें कर पा रही है, कितने हद तक हम उससे सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, यानी संतोष हमें प्राप्त हो रहा है। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि हम जिसमें ज़्यादा संतोष हमें प्राप्त हो रहा है यानी ज़्यादा फ्रूटफुल है वो हमारे लिए, तो हम उसको ज़्यादा नैतिक रूप से वांछनीय या उचित मानेंगे। उसके बाद में आते हैं प्योरिटी यानी शुद्धता, कि सुख के साथ साथ दुख भी उसके साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपको आइसक्रीम खाने का से बहुत ज़्यादा सुख की अनुभूति होती है, लेकिन अगर आपने एक आइसक्रीम खाई आपको सुख की अनुभूति हुई, दूसरी खाई फिर भी अनुभूति प्राप्त हुई, सुखद अनुभूति। इस तरह से सपोज करिए कि आपने 10 खा ली तो उसके बाद क्या होगा, आपका गला चौक हो जाएगा। अब सुख के साथ साथ आपको दुख या कष्ट की अनुभूति भी होना प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम देखते हैं कि जिस सुख के साथ में दुखद या कष्टपूर्ण स्थितियां नहीं हो या कम से कम हो, यानी उसमें शुद्धता हो, तो वो सुखद अनुभूति ज़्यादा श्रेयस्कर या वांछनीय मानी जा सकती हैं। उसके बाद में आता है लास्ट में है एक्सटेंट। एक्सटेंट फिर से एक प्रकार से ये उसकी क्वांटिटी को दर्शाता है कि समाज के कितने व्यक्ति उस कार्य से, उस सुखद अनुभूति से प्रभावित होंगे। यदि किसी कार्य से, किसी नियम से या किसी सुख या सुखद अनुभूति से अधिकांश व्यक्ति या ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति समाज के प्रभावित होते हैं, उन्हें सुख प्राप्त होता है, तो वो कार्य क्या माना जाएगा, वो ज़्यादा श्रेयस्कर माना जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जर्मी बेंथम ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक मापदंड हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसके आधार के ऊपर हम अपने कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वह कार्य हमारे शुभ है या नहीं है। उपयोगितावादी सिद्धांत, जैसे कि हम इसके नाम से ही पता चलता है कि कोई भी कार्य या सिद्धांत या नियम यदि वो उपयोगी है हमारे लिए उपयोगी किस प्रकार से है कि उससे हम अधिकांश या अधिक से अधिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो हम समाज के ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो ये वो अधिक से अधिक यदि वो उपयोगी है, सुखद स्थितियां या सुखद परिस्थितियां उत्पन्न करने में अगर वो सक्षम है, तो हम उस सिद्धांत को, उस कार्य को शुभ या उपयोगी मान सकते हैं। नैतिक रूप से हम उसे वांछनीय स्वीकार कर सकते हैं। तो ये हमने आज सुख कलन के सिद्धांत के बारे में चर्चा की है।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेंथम के द्वारा और भी जो दूसरे सिद्धांत दिए गए हैं या इसके जो और दूसरे जो पक्ष हो सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।